मुगल साम्राज्य। जब भी ये नाम जहन में आता है तो क्या याद आता है? ताजमहल, लाल किला, एक ऐसा एम्पायर जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर, सोचिए, 300 से भी ज्यादा सालों तक राज किया और हमें कला, संस्कृति और आर्किटेक्चर के कुछ सबसे शानदार तोहफे दिए। तो आइए इस विशाल साम्राज्य के सफर को आज हम साथ मिलकर समझते हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। क्या 6 महान मुगल बादशाहों के नाम वो भी बिल्कुल सही क्रम में याद हैं? अक्सर इसमें कंफ्यूजन हो जाता है ना? पर घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज के बाद ये नाम हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास है एक गोल्डन ट्रिक। जी हाँ, एक बहुत ही आसान सी ट्रिक जो इस पूरी कहानी में हमारी गाइड बनेगी। तो ये रही वो गोल्डन ट्रिक। बा हुआ जा शाओ। बस इतना ही। कितना आसान है ना? बा से बाबर, हु से हुमायूं, आ से अकबर, जा से जहांगीर, शाह से शाहजहां और औ से औरंगजेब। बस यही है वो क्रम। चलिए अब इसी ट्रिक के सहारे इस शानदार कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं हमारी ट्रिक के पहले 2 हिस्सों से, बा यानी बाबर और हु यानी हुमायूं। तो देखिए, हमारी कहानी शुरू होती है 1526 में। मध्य एशिया से आया बाबर और उसने पानीपत की पहली लड़ाई जीत ली। और जानते हैं उसकी जीत का एक बड़ा राज क्या था? भारत में पहली बार तोपों का इस्तेमाल। सोचिए, उस जमाने में ये एक गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी थी जिसने उसे एक जबरदस्त बढ़त दी। बाबर के बाद गद्दी पर आया उसका बेटा हुमायूं। और हुमायूं का शासनकाल, सही बताऊं तो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। उसे शेरशाह सूरी से हारकर पूरे 15 साल तक, सोचिए 15 साल तक, देश से बाहर रहना पड़ा। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी सत्ता वापस हासिल कर ही ली। अब आते हैं हमारी ट्रिक के अ पर, यानी अकबर। वो बादशाह जिसने सही मायनों में मुगल साम्राज्य की नींव को एक चट्टान जैसी मजबूती दी और उसे एक महाशक्ति बनाया। अकबर को अकबर द ग्रेट या अकबर महान ऐसे ही नहीं कहते। उसकी नीतियां वाकई अपने समय से बहुत आगे की थीं। उसने गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया टैक्स, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था, उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। उसने मनसबदारी सिस्टम से एक जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर तैयार किया और हमेशा हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। अकबर के शासन का जो मूल मंत्र था वो था सुलह ए कुल। इसका मतलब है सबके साथ शांति। ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये उसकी पूरी सोच, उसकी पूरी पॉलिसी का आधार था। और शायद यही उसकी सफलता का सबसे बड़ा राज भी था। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। हमारी ट्रिक के अगले अक्षर हैं जा और शाह। और यहां हम देखेंगे कि कैसे जहांगीर और शाहजहां के दौर में मुगल साम्राज्य अपनी आर्ट और आर्किटेक्चर के पीक पे पहुंचा। तो जा से जहांगीर। जहांगीर को कला से, खास तौर पर पेंटिंग से बेइंतहा मोहब्बत थी। उसके दौर को मुगल पेंटिंग का गोल्डन एज कहा जाता है। लेकिन वो सिर्फ कला का शौकीन नहीं था, इंसाफ का भी बड़ा हिमायती था। कहते हैं उसने अपने महल के बाहर एक न्याय की घंटी लगवाई थी। कोई भी आम नागरिक उसे बजाकर सीधे बादशाह से इंसाफ की गुहार लगा सकता था। कमाल की बात है ना? और फिर आते हैं श से शाहजहां। अगर जहांगीर का दौर पेंटिंग्स का था, तो शाहजहां का दौर था आर्किटेक्चर का। उसे मास्टर बिल्डर कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। उसका पूरा फोकस था शानदार, यादगार इमारतें बनाने पर। और उसकी बनाई इमारतें वो किसी परिचय की मोहताज नहीं। ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, ये सिर्फ पत्थर और संगमरमर की इमारतें नहीं हैं। ये शाहजहां के सपनों की जीती जागती तस्वीरें हैं। और हां, इसी दौर में उसने राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया और पुरानी दिल्ली की नींव रखी, जिसे तब शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाता था। और अब हम पहुंचते हैं अपनी ट्रिक के आखिरी अक्षर पर, औ यानी औरंगजेब। महान मुगलों में शायद सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे ज्यादा विवादास्पद शासक। 50 साल, जरा सोचिए, पूरे 50 साल औरंगजेब ने लगभग आधी सदी तक राज किया, बिल्कुल अकबर की तरह। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि साम्राज्य पर उसका असर कितना गहरा और कितना लंबा रहा होगा। और यहीं पर हमें एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ थे अकबर, जिन्होंने जजिया टैक्स खत्म किया और सुलह कुल यानी सबके साथ शांति की पॉलिसी अपनाई। और दूसरी तरफ थे औरंगजेब,
जिन्होंने जजिया टैक्स वापस लगा दिया और सख्त इस्लामी कानूनों पर जोर दिया। ये मुगल साम्राज्य की सोच में एक 180 डिग्री का टर्न था। औरंगजेब का शासनकाल एक अजीब से विरोधाभास से भरा है। एक तरफ उसके समय में मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े आकार तक फैला, मतलब ज्योग्राफिकली सबसे बड़ा था, लेकिन दूसरी तरफ उसकी सख्त नीतियां और कभी न खत्म होने वाले युद्धों ने शाही खजाना खाली कर दिया और साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया। और यहीं साम्राज्य के पतन के बीज बोए गए। औरंगजेब की मौत के बाद साम्राज्य सचमुच ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। उसके बाद के बादशाह कमजोर थे और फिर 1857 में भारत की पहली जंगे आज़ादी के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया और इस तरह भारत के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक का एक दुखद अंत हुआ। तो सवाल ये उठता है कि 300 सालों के बाद आज भारत पर मुगलों का असर क्या है, उनकी विरासत क्या है? तो उनकी विरासत को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। दूसरा, आर्ट और कल्चर का एक खूबसूरत फ्यूजन जो हम आज भी अपने खाने, अपनी जुबान और अपने संगीत में महसूस कर सकते हैं। और तीसरा, जो सबसे साफ नजर आता है, वो है ताजमहल जैसी शानदार इमारतें जो आज पूरी दुनिया में भारत की पहचान है। ये चार्ट एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताता है। जरा देखिए, साम्राज्य की नींव रखने वाले बाबर का शासनकाल कितना छोटा था, सिर्फ 4 साल। और वहीं दूसरी तरफ अकबर और औरंगजेब दोनों ने लगभग 50-50 साल राज किया। मतलब साम्राज्य की नींव तो जल्दी रख दी गई, लेकिन उसे असल आकार देने और उसकी दिशा तय करने में इन 2 बादशाहों ने ही लगभग 1 सदी लगा दी। तो आखिर में हम इस कहानी को कहाँ छोड़ते हैं? एक तरफ ताजमहल जैसी बेमिसाल खूबसूरती है, तो दूसरी तरफ बंटवारे के गहरे निशान भी हैं। किसी भी साम्राज्य की असली विरासत क्या होती है? शायद इसका कोई एक आसान सा जवाब नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास हमेशा हमसे पूछता है और इसका जवाब हम सबको अपने अपने तरीके से खोजना होता है।